दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी संस्कृतज्ञों का हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी आज आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु जो परीक्षा आयोजित होगी उसके पाठ्यक्रम के विषय में परिचर्चा करना चाहूँगा। मैं पिछले 15 सालों से लगभग संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन से जुड़ा हुआ हूँ। 4 बार मुझे आरएएस मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग हर विषय को मैंने बड़े ही इत्मीनान से पढ़ा है। कई एग्ज़ामों में मैं अपीयर हुआ हूँ और एक आत्मविमर्श करने के बाद में जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये मेरे निष्कर्ष आपके परिणाम को सकारात्मक बनाने में सहायक होगा। दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल है दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज। यहाँ पर स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, इनकी हम संस्कृत विषय की कंपोजिट तैयारी करवाते हैं। तो आज पाठ्यक्रम की परिचर्चा करने से पहले अपन इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस पाठ्यक्रम का प्रबंधन कैसे किया जाए। किस प्रकार की एक रणनीति हो कि आप इस पाठ्यक्रम को बिना किसी तनाव के और समय के अनुसार पूरा पढ़ जाएं, क्योंकि हर फील्ड में महारत हासिल करने के लिए आपको एक विशिष्ट रणनीति की ज़रूरत होती है। बिना रणनीति और बिना प्रबंधन के आपकी रेलगाड़ी दौड़ेगी तो ज़रूर, लेकिन वो कहाँ किस दिशा में जाएगी ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। इसलिए प्रबंधन स्ट्रेटेजी होनी ज़रूरी है। तो अपन प्रबंधन की बात करें, कैसा प्रबंधन हो, किस तरीके के मैनेजमेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपका किस तरीके से रणनीति होगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। समझते हो आप, टाइम मैनेजमेंट में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर आदमी की अलग अलग रुचि होती है और वो अपनी रुचियों के अनुसार अपने समय का प्रबंधन कर सकता है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि इस समय का जो आगामी आपके लिए जो अति महत्वपूर्ण समय है उसका आप ऑप्टिमम यूज़ करें, अधिकतम यूज़ करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका परिणाम सकारात्मक होगा। समय प्रबंधन के बाद में अगर अपन बात करें तो दूसरा हो सकता है आपका सिलेबस मैनेजमेंट, पाठ्यक्रम प्रबंधन। पाठ्यक्रम प्रबंधन में आपको मुख्यतः इस बात पर ध्यान देना है कि इस पूरे सिलेबस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, वो अपेक्षाकृत छोटे हैं और जहाँ से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन नहीं आते, उनको चिन्हित करना है और वहाँ से आपको एक लीड बनानी है। उसके बाद में अपन और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो तीसरा अपना स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट है ना, अध्ययन सामग्री प्रबंधन। अगर अपन बात करें तो क्या लिखें, स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है आपके लिए कि आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़नी हैं, ज्ञान के महासागर में गोता नहीं लगाना है। रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो आप बोझिल नहीं होंगे स्टडी से, और तनाव मुक्त होकर के अगर पढ़ेंगे तो आपका अधिगम, आपका लर्निंग ज़्यादा प्रभावी होगा। उसके बाद में अपन बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, ये भी एक विशिष्ट डिवाइस है। बहुत सारे लोग वर्किंग हैं जो चाहते हैं कि हम अपना
जो काम कर रहे हैं वो भी करते रहें और तैयारी भी करते रहें। तो इन दोनों स्थितियों में कुछ लोग तनाव में रहते हैं कि कब सिलेबस तैयार कर पाऊंगा, कैसे होगा, कब एग्ज़ाम होगी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। उस तनाव में अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन अधिगम कम होगा, है ना। अधिगम होगा तो वो आपके माइंड में स्थायी नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। तो तनाव प्रबंधन भी होना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं तो गोल मैनेजमेंट। गोल मैनेजमेंट ये भी एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है। कैसे? लक्ष्य प्रबंधन। बहुत सारे बच्चे हैं पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, फिर अचानक रीट की ओर मुड़ जाते हैं, कभी किस तरफ जाते हैं, कभी हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा आप करेंगे, ऐसा बिखराव होगा तैयारी में, तो ऑटोमेटिक ही तनाव पैदा हो जाएगा। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे सेकंड ग्रेड का सिलेबस आप तैयार कर रहे हैं तो उसी के समकक्ष सिलेबस को साथ लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है, स्टडी है, उसमें पेनिट्रेशन आ जाए। आप बिल्कुल इसी दिशा में अगर बढ़ेंगे तो चीज़ें सकारात्मक रहेंगी। उसके बाद में अगर और बात करें अपन इससे आगे बढ़ करके, तो ये भी एक भय और डर रहता है कि इस एग्ज़ाम में बीए जो सामान्य संस्कृत से बच्चे हैं, ग्रेजुएट, वो भी शामिल होते हैं और शास्त्री वाले बच्चे भी शामिल होते हैं। तो एक बच्चों में आपस में एक रहता है कि शास्त्री वाले तो डोमिनेट करेंगे, वो तो संस्कृत मीडियम के बच्चे होते हैं। बीए वालों का ये मन में रहता है कि मैं संस्कृत में कम कर पाऊंगा। तो इन चीज़ों को भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपके मन में जो कन्फ्यूज है उनको दूर करने का प्रयास मैं करूँगा। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, तो कट ऑफ एनालिसिस। लास्ट ईयर के जो परिणाम आए उनमें क्या कट ऑफ रही है, इस बार कट ऑफ की क्या संभावना है, इस बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे ही भर्ती लॉन्च हुई है, एडवर्टाइजमेंट आया, तो सबसे पहले दिमाग में ये है कि यार मैं कितना पढूं, कितने मार्क्स चाहिए, कितनी कट ऑफ रहेगी, कहाँ तक मैं पार पा पाऊँगा। इस तरीके के विचार दिमाग में चलते रहते हैं, स्वाभाविक हैं, सबके चलते हैं। तो इस शंका को भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और अपन एक परिचर्चा से एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अस्तु इदानीं पाठ्यक्रम विषये विमर्शं कर्तव्यम्। तो आप जानते हैं कि आपका ये सिलेबस है, बड़ा शानदार सिलेबस है। इस सिलेबस की खास बात है, इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी नहीं है। आपको लक्ष्य से निर्देशित तैयारी करनी है, चीज़ें एकदम स्पष्ट है। वो आप पर डिपेंड है कि आप टारगेटेड स्टडी करते हैं या नहीं करते, या फिर किताबों के पेज ही पलट रहे हैं। मेरा ये मानना है कि किताबों का पेज पलटने से ज़्यादा बेटर है कि आप जो सिलेबस की डिमांड है उसके अनुसार पढ़ें। और मैं प्रयास करूँगा इस विषय में आपको गाइड करने का, आपको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो सिलेबस के विषय में बात करते हैं, तो सबसे पहले मेरा ध्येय वाक्य है जो मैं आज आपको कहने आया हूँ कि सिलेबस सबके पास हर समय होना चाहिए। ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि जब भी आप बुक्स को खोलें, किताब को खोलें, चाहे दिन में 5 ही बार बंद करें, खोलें, जब भी खोलें, तो आप सिलेबस को ज़रूर देखें। बिना सिलेबस देखे किताब में कुछ नहीं पढ़ें। ऐसा मेरा अनुभव है कि अगर आप सिलेबस को बिना देखे पढ़ते हो तो शाम को जब आप बुक्स को बंद करोगे और सिलेबस को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये 4-5 चीज़ें मैंने आलतू फालतू की पढ़ ली है, तो मेरे सिलेबस में नहीं है। और ये एक दिन नहीं होगा, हर दिन होगा आपके साथ। अगर आप बिना सिलेबस देखे किताब पढ़ रहे हैं तो लास्ट में आप जब देखेंगे मैंने क्या पढ़ा है, तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा कि यार ये 4 चीज़ें तो मुझे पढ़नी नहीं थी, मैंने पढ़ ली। तो आप सिलेबस को अपने हाथ में रखें, जब भी किताब खोलें उससे पहले सिलेबस देख लें। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो एनर्जी बचेगी, लर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अपन ये खोजने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और लास्ट ईयर में क्या पैटर्न रहा है। जैसे पहला आपका टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। कौन सा है? संज्ञा प्रकरण।
और संज्ञा प्रकरण में किस तरीका का पैटर्न रहा है पिछली एग्जाम्स में, उसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो हम देखते हैं कि ये मैंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया है। 2013 का पेपर देखा है मैंने, 2018 का पेपर देखा है, इसमें तो काफ़ी डिफरेंस भी है, लगभग 5 साल का डिफरेंस हो गया। तो मैंने देखा कि एग्ज़ाम में किस तरीका का पैटर्न है, जो पेपर सेटर है वो कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पिकअप कर रहा है। तो संज्ञा प्रकरण में 2013 में 9 क्वेश्चन आए थे और लगभग उसी पैटर्न पर 18 में भी 8 क्वेश्चन आए थे। समझते हो आप? 9 क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ से हर बार 18 नंबर का मामला आता है। यही पैटर्न लगभग 2018 में 1 क्वेश्चन कम हो गया। अब इस चीज़ से निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि संज्ञा प्रकरण बहुत ही सुलझा हुआ छोटा टॉपिक है और इस सुलझे और छोटे टॉपिक में अगर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर संज्ञा प्रकरण में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। अब देखो आप संधि प्रकरण, संधि में क्या है, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन अपेक्षाकृत इससे बड़ा है, तो संज्ञा प्रकरण है इसकी अपेक्षा ज़्यादा प्रोडक्टिव है और आपका ये टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए कि संज्ञा प्रकरण में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में अपन अगले टॉपिक की बात करें तो संधि की बात करें, इसमें भी 9 क्वेश्चन आए हैं लेकिन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके साथ जस्टिस हुआ है 2018 में, इस यहाँ से 15 क्वेश्चन आए, आने भी चाहिए कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में अपन बात करें समास की, समास में भी वही 9 क्वेश्चन है और 18 में थोड़े 2 कम हो गए, 7 क्वेश्चन आए। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है बट नंबर ओरिएंटेड है। ठीक है। इसी प्रकार प्रत्यय में देखें तो प्रत्यय में वही 9 क्वेश्चन है, 2018 में 1 क्वेश्चन बढ़ा के दिया है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को समझ रहे हो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में शब्द रूप धातु रूप, दोनों में लगभग सेम पैटर्न रहा है दोनों सालों में, 18 और 13 में, कि 9 क्वेश्चन आए, इधर 10 और 9 आए और अव्यय प्रकरण में इधर 9 है। उसके बाद में 18 में थोड़े कम हो गए, 4 क्वेश्चन आए हैं। 4 क्वेश्चन इसलिए आए हैं क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। अब अपने इससे क्या समझ बनी अपनी इससे कि एक तो संज्ञा प्रकरण छोटा टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो 4 टॉपिक हैं, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और अव्यय, ये भी बहुत छोटे टॉपिक है, बिल्कुल नंबर ओरिएंटेड है, प्रोडक्टिव टॉपिक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन गलत हो सकता? हो ही नहीं सकता। शब्द रूप में, धातु रूप में क्या गलत होगा? फिक्स पैटर्न है, कहीं चेंज नहीं होता। और यहाँ से अगर क्वेश्चन गलत होता है, प्रश्न गलत होता है तो ये चिंता का विषय है। अब क्या करें इसके लिए गलत नहीं हो? इसके लिए यही है, लगभग बच्चों की ये मनोवृत्ति रहती है, सामान्य तो देखने को मिलता है कि शब्द रूप, धातु रूप तो लास्ट में जब एग्जाम के नज़दीक 2-4 दिन, 5-10 दिन आएंगे तभी देख लेंगे शब्द रूप धातु रूप में क्या है, ये तो एक बार नज़र में डालना है बस। और इस तरीके की मनोवृत्ति सब लगभग बच्चों की होती है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप अगर लास्ट के दिनों में 2-4 दिनों को में आप तैयार कर लेंगे, मैं मानता हूँ याद भी हो जाएगा, एग्ज़ाम हॉल तक लेके भी चले जाएंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम का तनाव है, उस तनाव में आप इन चीज़ों को स्किप कर जाएंगे, वहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए कि शब्द रूप, धातु रूप रोज़ पढ़ें। आप रोज़ टारगेट बना लें कि 4 शब्द रूप मुझे पर डे को देखने हैं, 4 धातु रूप मेरे को पर डे का देखना है, 10 मुझे प्रत्यांत शब्द देखने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इन चीज़ों को रोज़ देखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप में आत्मविश्वास होगा, और जब आत्मविश्वास को लेकर के आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो ये चीज़ें आप आसानी से कर देंगे, वहाँ पर आप में हेजिटेशन नहीं होगा। दूसरा है अव्यय प्रकरण है। अव्यय में क्या करते हैं, कुछ बच्चे हैं बस अव्यय के भी उनको गाइड चाहिए, अव्यय में भी इसमें कोचिंग चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? इसके लिए आप, मेरा ये सुझाव है, मेरा ऐसा मानना है कि आप 8th, 9th और 10th
और बहुत अच्छा होगा अगर आप 11th और 12th की बुक ले लें। ये बुक्स ले लो आप, जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में जो चलती हैं, उन बुक्स को लो। और जब आपका मन करे कि चलो खूब पढ़ लिए, जीके पढ़ लिया, साइकोलॉजी पढ़ लिया, आप थोड़ी सी मौज करते हैं, तो आप संस्कृत का एक नाटक उठा लिया, आपने 9th क्लास की बुक उठाई, उसमें नाटक है, संस्कृत के नाटकों में बड़े अच्छे अच्छे नाटक हैं, आपने उसको पढ़ लिया, आपको मज़ा भी आया, थोड़ा स्ट्रेस भी दूर हो गया। और पढ़ते समय आप ये देखें कि सेंटेंस फॉर्मेशन किस प्रकार की है, उसमें देखें कि अच्छा ये शब्द रूप है, ये धातु रूप है इसमें, अच्छा ये प्रत्यांत शब्द है और ये इसमें अव्यय आया। इस तरीके की चीज़ें रोज़ आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये अभ्यास की चीज़ें हैं। आप जब भी कोई लेसन पढ़ेंगे, जैसे आज आपका मन करे कि आज कोई संस्कृत की स्टोरी पढ़ते हैं, आप स्टोरी पढ़ो, आनंद भी आएगा आपको। और उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में, वाक्य निर्माण में आप ये देखें कि हाँ इस वाक्य में अव्यय कौन सा आया है, इसमें प्रत्यांत शब्द कौन सा है, धातु रूप कैसा है। इस तरीके से आप करेंगे तो इस संस्कृत के जो संस्कृत विषय है इसके रंग में रंग जाएंगे आप, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस है तो आपके अधिगम प्रभावी होगा, चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक ठहरेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे उपसर्ग है। अब उपसर्ग में भी बहुत सारे बच्चे हैं वो बिल्कुल नोट्स बनाते हैं, उनको नोट्स के रूप में पढ़ते हैं, जबकि मेरा मानना है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ें अभ्यास की चीज़ें हैं। आप वही है, आप 10th की 11th की बुक पढ़ो, जब आपका मन करे कि आज मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, तो उससे आपका जो बेस है वो भी अच्छा तैयार होगा। और उसमें देख लीजिए कि कौन से शब्द में उपसर्ग है, कौन से शब्द में प्रत्यय है। तो इस तरीके की चीज़ें आप रोज़ करेंगे तो ये अभ्यास की चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये नंबर ओरिएंटेड टॉपिक हैं। अगर आपका उपसर्ग, आपका प्रत्यय, आपका शब्द रूप, आपका धातु रूप, इनसे अगर प्रश्न गलत होता है तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। और अगर आप इनका दैनिक अभ्यास करेंगे, सामान्य बुक से अभ्यास करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होगा नहीं। ये नंबर ओरिएंटेड चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, इन पर आप प्रतिदिन अभ्यास करें, दैनिक अभ्यास करें, ऐसा मेरा अनुभव है। एक टॉपिक और करें अपन बात छंद की। जब मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा तो ऐसी डिवाइसेज हैं कि आप पलक झपकते ही जवाब देने की स्थिति में होंगे। अगर आप पलक झपकने से ज़्यादा समय लगता है छंद में, तो फिर हमारा पढ़ाने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन वही बात है कि छंद को भी आप सोचते हैं कि हम 5 दिन में मैं छंद तैयार कर लूँगा, ऐसा नहीं। आप वही बात है, आपने 8th 9th 10th में से कोई एक बुक उठा ली और उसमें 5 श्लोक हैं, 5 श्लोकों में से पढ़ के ये तय कर लिया, अच्छा ये 5 श्लोक पढ़ लिया, आनंद आया, आपके ग्रामेटिकल चीज़ें भी तैयार हो गई और उसमें आइडेंटिफाई भी कर लिया, पहचान भी कर ली कि हाँ इसमें ये छंद है। तो ये दैनिक अभ्यास की चीज़ें हैं छंद। और ये जो पहले मैंने टॉपिक बताए हैं, इनकी आप रोज़ तैयारी करें और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर अपन और बात करें तो इसमें वाक्य शुद्धि है और कारक है, ये दोनों कंबाइंड टॉपिक हैं। और इनमें लगभग 9 क्वेश्चन 13 में आए थे, 7 क्वेश्चन 18 में, और कारक में 8 और 9 का वेरिएशन है। ठीक है, ये कारक और वाक्य शुद्धि आपके संस्कृत ग्रामर का, व्याकरण का एक मूल ढांचा है, और यह आपका लगभग तैयार होना चाहिए। यह आपके एकदम आपके ब्लड में उतर जाना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि आप अध्यापक बनेंगे तो स्वाभाविक है कि आप अच्छे अध्यापक हों, आप में इन चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तो ये टॉपिक हैं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, और ये भी अच्छे नंबर देते हैं ना। छंद भी आपको मैंने बताया कि छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, और उसमें 8 नंबर का 8 क्वेश्चन आए, और इधर फिर से 8 क्वेश्चन आए, तो 8 क्वेश्चन, और वो भी छंद में। तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे अपन बात करें साहित्य की। साहित्य में 13 में 9 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 18 में जाकर के 17 क्वेश्चन आए हैं, और ये आना भी चाहिए। साहित्य थोड़ा लेंथी, अगर 9 ही क्वेश्चन आ रहे हैं साहित्य में, तो फिर बच्चा इतना लेंथी सब्जेक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर थोड़ा पेपर सेटर ने इसके साथ जस्टिस किया है, और ये 17 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब साहित्य में सामान्यतः कैसे प्रश्न आते हैं? कवि, महाकवि के कृति में अंक में क्या कथा है, उसका नायक कौन है, नायिका कौन है, विदूषक कौन है, ये सामान्य प्रश्न तो आते ही आते हैं। लेकिन मैं
आज आते समय एक पेपर देख रहा था, उसमें ये था कि जब शकुंतला अपने ससुराल जा रही थी तो उसने एक लता का आलिंगन किया था, उसका नाम बताओ। 4 ऑप्शन थे। तो कुछ माइन्यूट क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ डीपली क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरीके की स्टडी की भी अपेक्षा पेपर सेटर आपसे करता है। हम भी प्रयास करेंगे कि इस तरीके के फिल्टर करके आपके साथ स्टडी मटेरियल लेके आएँ। आपका प्रयास तो है ही है, क्योंकि हमने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं तो हमें थोड़ा सा अनुभव है कि हाँ पेपर सेटर है वो यहाँ से क्वेश्चन है, प्रश्न है वो पिकअप कर सकता है। तो कोशिश करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें आपके सामने लेके आएँ। आगे है अलंकार। अलंकार में 8 प्रश्न ये 13 में आए हैं और आगे इधर 18 में 7 आए हैं। अलंकार थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, आप जानते हैं इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा समझ की ज़रूरत होती है। जब अपन पढ़ेंगे तो ये सारे कन्फ्यूज़न आपके अलंकार में है वो लगभग दूर हो ही जाएंगे। ठीक है, बाकी गीता में 2 क्वेश्चन आए थे 13 में, इधर 18 में 4 आ गए। और ये साहित्य है, जो साहित्य का सेकंड पार्ट है उसमें है जो वर्णाश्रम संस्कार वगैरह का जो पार्ट है, उसमें 13 में 10 क्वेश्चन आए थे और इधर 8 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके का ये मामला आपके सिलेबस का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं कि किस तरीके से कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके लिए, जब भी आपका मन करे कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ वो कितने मार्क्स मुझे देगा। ठीक है, ये साफ और स्वच्छ आपके लिए। तो सिलेबस में लगभग ये बातें हैं जो मोटा मोटी मैंने बताई हैं। आप खुद से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ध्यान रहे कि सिलेबस में सबसे पहले नंबर ओरिएंटेड टॉपिक्स को अलग से छांटो, उन पे गहन अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो और ये इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो कि यहाँ से तो मेरा किसी भी हाल में प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। तो स्टडी मटेरियल में मैंने देखा है सामान्यतः ये टेंडेंसी है, मनोवृत्ति है कि एक बच्चा है वो बैठा है, उसके साथ सामने 4-5 बुक पढ़ी हैं और वो बड़ा उसमें कभी इधर कभी उधर। मेरा मानना है कि ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ज्ञान का सीधा संबंध सफलता से सीधा संबंध नहीं है। सर जी ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाहुबली होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बॉल पर 6 लगा दोगे। आपको वेल फिनिशर बनने के लिए, महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए तो कला और टेक्निक्स होनी चाहिए आपके पास। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव है, मेरा अनुभव है कि आपको एक ही बुक पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक ही बुक को आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके आंखों में स्कैन हो जाएंगी। ऐसा मेरा अनुभव है कि अगर आप एक ही बुक बार बार पढ़ेंगे तो वो स्कैन हो जाएगी और कन्फ्यूज़न की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। अब कौन सी बुक पढ़नी है वो आप अपने शुभ चिंतकों से, आपके गुरुजनों से, जहाँ भी आपको अच्छी सलाह मिलती है वहाँ पूछ करके, डिस्कस करके, समय लेकर के एक बुक चुन लीजिए। आपके मन में प्रश्न ये भी हो रहा है कि एक बुक में सारा कैसे सिलेबस कवर होगा। लगभग मेरा मानना है कि अगर एक बुक है और उसमें लगभग 80% का मैटर एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है, और इसी सिलेबस के आधार पर इसी बुक्स में जो स्टडी मटेरियल है उसको अगर अप्लाइड फॉर्म में देखें तो 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी में जोड़ दो आप। ठीक है, 80% सिलेबस को पढ़ने के बाद में आप में जो तर्क डेवलप होगा, आर्ग्यूमेंटिव जो मेथड बनेंगे आपके दिमाग में, उसके आधार पर जो अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे वो भी सोल्व कर देंगे। तो लगभग 90% कोई भी एक बुक है मार्केट में वो कवर करती है, ऐसा मेरा मानना है। और आपको कट ऑफ आप सब जानते हैं कि आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड ये रहती है, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है अब तक के पैटर्न के अनुसार। तो जब एक बुक आपको 90% तक चीज़ें दे रही हैं
तो यहाँ वहाँ इधर उधर भटकने की कहाँ ज़रूरत है। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक ही बुक पढ़नी चाहिए। एक बुक आपके ग्रामर की अच्छी हो, व्याकरण की एक बुक अच्छी हो, एक साहित्य की अच्छी हो, एक शिक्षण विधियों की, और जीके जीएस के बारे में भी आप जानते हो कि यही पैटर्न लागू होता है। एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे तो स्कैन हो जाएगी, वो कंफ्यूज कम रहेंगे, परिणाम सकारात्मक रहने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है। इसके बाद में स्टडी मटेरियल को कैसे पढ़ें ये भी है। ज्ञान के सागर में गोता लगाने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो सर कैसे पढ़ें? मेरा ऐसा मानना है कि आपका सिलेबस बड़ा ही स्पेसिफिक सिलेबस है, टॉपिक स्पेसिफिक। हर टॉपिक को साफ साफ बताया गया है, स्पष्ट है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि आप कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे मान लो एक है ये स्वर्ण संज्ञा, ठीक है, और इसके बारे में जितने बातें हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं, अपेक्षित हैं, उनका एक डिटेल्ड नोट बना लो आप अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये नोट बन गया। जितनी बातें संभावित हैं वो सारी की सारी इस नोट में उतार लो और इसी नोट को बार बार पढ़ो, इसी को बार बार पढ़ो, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इसी को बार बार पढ़ेंगे, एक बार उतार लो जो उतारना आपको, फिर विश्वास कर लो इस पर, आपके द्वारा आपके हाथ से लिखे हुए नोट पर आप इस बार विश्वास करके देखो, ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में, आंखों में स्कैन हो जाएगा और आपका परिणाम अच्छा रहेगा। ठीक है। अब इसमें डिटेल नोट क्या होगा, कैसा होगा, ये कौन बताए? तो आपके पास अलग अलग अप्रोच होती है, आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। मैं भी कल आपको एक संज्ञा प्रकरण का टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगा और प्रयास करूँगा कि ये जो टॉपिक है सामान्य प्रश्न, इसमें टॉपिक में ऊपर लिखा गया है कि सामान्य प्रश्न, तो हम मिलकर के एक आउटलाइन तय कर लेंगे कि हाँ इस टॉपिक में हमारी जो डीपनेस है, डेप्थ है, वो यहाँ तक होगी, और एक बाउंड्री लाइन, आउटलाइन अपन तैयार कर लेंगे, उसके इर्द गिर्द ही हमें पढ़ना है। ठीक है। तो कल संज्ञा प्रकरण की एक जादुई क्लास आपके सामने मैं पेश करूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाऊँगा वो इस टाइप का टॉपिक होगा, इस टाइप की पढ़ाने की एक प्रोसेस होगी आपके सामने कि अब तक की एग्ज़ाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो वहाँ से नहीं आया हो। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई एग्ज़ाम जो आपकी नज़र में हुई हो, आप उससे मैच कर लेना। मैं जो कल बताऊँगा ना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। ठीक है। अगर मेरे संज्ञा प्रकरण को पढ़ाने के बाद में किसी इंस्टीट्यूट के मॉडल पेपर से प्रश्न जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर आ गया, या फिर कोई एग्जाम विगत वर्षों में हुई है उसमें कोई संज्ञा प्रकरण का ऐसा प्रश्न है जो मेरे पढ़ाए हुए उसमें नोट में नहीं है, तो मेरे लिए और आपके लिए चिंता का विषय है, फिर आपको दूसरी चीज़ें तलाश करने की ज़रूरत होगी। लेकिन विश्वास करिए कि जब आप संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल चीज़ें मिलेंगी और वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस पर मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि बीए और जो शास्त्री वाले बच्चों के बारे में जो कन्फ्यूज सा रहता है कि इसमें बीए वाले डोमिनेट करेंगे या शास्त्री वाले करेंगे, आपस में थोड़ी सी चर्चा चलती रहती है। जब हम सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते थे तो ये डिस्कस था। तो सामान्यतः मेरे अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा कि एक तरफ हैं सामान्य संस्कृत से जो पास हुए हैं बच्चे, वो क्या कहते हैं, सामान्य संस्कृत वाले, और एक ये जो शास्त्री वाले, ये दो अलग अलग धाराएं हैं जो कि परीक्षा के दिन एक साथ मिलेंगी और कट ऑफ में मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है। देखो ये जो शास्त्री के बच्चे हैं इनको कितने नंबर चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए? आप ध्यान से सुनो, आप मज़ा आएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है मेरा। इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे, हेलो, हाँ, इसको ऐसे पढ़ेंगे अपन, जैसे मान लो ये ग्राफ है एक,
ये ग्राफ है, ठीक है। और शास्त्री वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, और ये कोई अंतिम सत्य भी नहीं है, ये मेरा अनुभव है सिर्फ। इसमें 132 यहाँ से स्टार्ट होगा मामला इनका, और ये 140 तक जाएगा, ये 140 तक जाएगा। शास्त्री वाले बच्चे 140 तक लाते हैं, लगभग 132 से कम आते हैं शास्त्री वालों के, उनके थोड़े से वो रेड लाइन पर आ जाते हैं। 132 से ऊपर आने वाले बच्चे लगभग कट ऑफ के अंदर मान के चलो कि उनकी संभावनाएं बन जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये एक मिडल लाइन है, यहाँ पर मैं 135 नंबर लिख देता हूँ। इससे बाहर जो होंगे ना वो थोड़े कम बच्चे होंगे जिनकी कट ऑफ में रैंक है वो हाईएस्ट रैंक होगी, टॉपर बच्चे होंगे ये, लेकिन कम होंगे ये अपेक्षाकृत। यहाँ पर मेजर सेचुरेशन होगा, यहाँ आपको सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे, है ना, पॉइंटों का भी अंतर नहीं रहेगा, यहाँ पर मेजर सेचुरेशन है, ठीक है। ये शास्त्री वाले बच्चों की स्थिति रहेगी। 132 और 135 के बीच में लगभग खूब सारे बच्चे होंगे जो इस परीक्षा को पास करके सेवा देने के लिए स्कूलों में जाएंगे, ठीक है। अब बीए वालों की बात करते हैं जो सामान्य संस्कृत पढ़ के आते हैं, ठीक है। इनकी बात करें तो यहाँ से मामला स्टार्ट होगा, लगभग ये मेरा अनुभव है कि ये मामला स्टार्ट होता है 125 से, और ये बच्चे 132 तक जाते हैं। और ये एक मिडिल लाइन खींच देता हूँ मैं 128 नंबरों की। यहाँ पर टॉपर्स होंगे जो अच्छी रैंक लेके आएंगे, और यहाँ पर मेजर सेचुरेशन होगा इनका, है ना, मोस्टली बच्चे यहाँ मिलेंगे। सर जी ये कैसे हुआ, इनके तो 140 आ रहे हैं और हमारे 132। देखो क्या होता है कि इनकी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, जो आपने सामान्य संस्कृत वालों को कह रहा हूँ मैं, बीए वालों को जो बीए सामान्य ग्रेजुएशन करके आए हैं, आपने जो लघु सिद्धांत कौमुदी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में पढ़ी है ना, वो इन बच्चों ने 9th और 10th में पढ़ ली, और ये संस्कृत माध्यम से पढ़ते आए हैं आज तक। तो स्वाभाविक है कि इनका जो स्टडी मटेरियल है या फिर इनकी जो अप्रोच है वो आपसे ज़्यादा माइन्यूट होगी, ये थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं चीज़ों को, तो स्वाभाविक बात है कि अब पिकअप भी ज़्यादा जल्दी करेंगे, अधिगम भी इनका अच्छा होगा। तो ये बच्चे सामान्यतः 140 तक जाते हैं। ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, यहाँ का बच्चा भी 142 ला सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक जनरल अप्रोच है, ऐसी देखने को मिलती है जब एग्ज़ाम के बाद में बच्चों से मिले हैं बच्चों से, तो सामान्यतः ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। अब इसका एक सेकंड पार्ट होता है, इसमें आप शास्त्री वाले डोमिनेट कर रहे हो, स्वाभाविक है, लेकिन एक इसका एक सेकंड पहलू भी है। वो क्या है कि एक दूसरा पार्ट है आपका, आपको पता है कि ये एग्ज़ाम 2 चरणों में होती है। इसमें दूसरा चरण आपका जनरल नॉलेज का। लो जी, जनरल नॉलेज में क्या स्थिति रहेगी, ये सामान्य संस्कृत पढ़ के आने वाले बीए वाले बच्चे हैं, और इनका ग्राफ मैं ऐसे कह देता हूँ, ठीक है। और इनके क्वेश्चन की बात करें तो ये वही 62 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, और 70 तक जाते हैं, ठीक है। और मेजर सेचुरेशन इनका 66 मान के चलो, इससे ऊपर ही आते हैं, है ना। और यहाँ बीच में बच्चे की संख्या रहती है। यहाँ से कम अगर सामान्य संस्कृत वालों के जीएस में जनरल नॉलेज में कम आते हैं, 62 से कम क्वेश्चन करते हो तो वो आप रेड लाइन पर हो, आप चिंता का विषय होगा आपके लिए। लेकिन 62 से 60 से ऊपर जाते हो आप तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहती हैं। अब अगर शास्त्री वालों की बात करूं, ये है जी परंपरागत स्ट्रीम धारा वाले, ट्रेडिशनल स्ट्रीम वाले, और इनका मामला भी देख लेते हैं अपन। इनका मामला देखें तो यहाँ ये बच्चे 52 की इनकी स्टार्टिंग लाइन होगी, और ये बच्चे लगभग 62 तक जाते हैं। हो गया बैलेंस। ये गणित कैसे मिला दिया। और ये 56 की मिडल लाइन, यहाँ जो टॉपर्स हैं वो आएंगे, यहाँ मेजर सेचुरेशन होगा, ज़्यादा कलेक्टिवली रिजल्ट्स यहाँ होंगे। सर जी ये कैसे कर दिया, इसका भी एक कारण है।
देखो, जो सामान्य संस्कृत से पढ़ के आता है ना बच्चा, उसको क्या है कि एक संस्कृत एक सामान्य विषय होता है, उसके साथ में वो अपनी हिस्ट्री ले लेता है, वो पॉलिटी ले लेता है, वो ज्योग्राफी ले लेता है, और वो जनरल जो मानविकी विषयों से जुड़ा रहता है, 11th से जुड़ा रहता है। तो स्वाभाविक है वो कॉलेज पढ़ के आया है मानविक विषयों को, वो 11th-12th में पढ़ के आया है, तो अभी जो जीके की बातें हैं, जनरल नॉलेज की बातें हैं, वो जल्दी पिकअप करेगा, उसका अधिगम प्रभावी होगा। जबकि शास्त्री वालों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे मैं मेरा खुद का बताऊं, मैंने 10th है वो सामान्य शिक्षा से पास करी थी, उसके बाद में मैंने 11th में जो कनिष्ठ उपाध्याय की जो इसको कहते हैं 11th को, उसमें मैंने एडमिशन लिया। तो मेरे 3 विषय थे, एक तो संस्कृत साहित्य था, एक संस्कृत वांग्मय था जो कि संस्कृत व्याकरण का पेपर होता है वांग्मय वाला, और तीसरा था इंग्लिश लिटरेचर था। वही मेरे वरिष्ठ उपाध्याय 12वीं में थे और वही मेरे कॉलेज में थे। तो मैंने कहने का मतलब मैंने 11th से लेकर के और शास्त्री की डिग्री प्राप्त करी, वहाँ तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मानविकी विषयों का मेरा और आमना सामना नहीं हुआ। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जीवन में पहली बार तब पढ़ी जब मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो पीटी देना था, तब पढ़ा मैंने। तो ये शास्त्री वाले बच्चों के लगभग सबके साथ है। हाँ, शास्त्री वालों में कुछ एक बच्चों के हिंदी साहित्य हो जाता है, कुछ एक बच्चे पॉलिटी भी ले लेते हैं, लेकिन वो स्थितियाँ कम रहती हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे जो बीए की डिग्री जिनके पास है, सामान्य संस्कृत पढ़ के आते हैं, वो डोमिनेट रहते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि ये भी बच्चा अगर कड़ी मेहनत करता है तो 72 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है सही। लेकिन ये एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है जिसका एक लॉजिक है। ये बात हवा में नहीं है, एक लॉजिक है। अगर मेरे को यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात है तो थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार ज्योग्राफी भूगोल पढ़ने का मौका मिला। तो जो बच्चा 11th में भूगोल पढ़ रहा है, जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है, उसके बराबर तो मुश्किल है ना। तो कोई फिक्स लाइन तो नहीं है, लेकिन सामान्य ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब अपन इसको और डिटेल से बात करें। थोड़ा सा मैं समय और लेना चाहूँगा आपका, कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारी तैयारी इस प्रकार की होगी, इन सब चीज़ों से हम निकल जाएं और परिणाम हमारा सकारात्मक हो। तो देखो, मैं और थोड़ा सा इसको अच्छे से बताना चाहूँगा कि आप मान के चलो कि आपके पास 2 पिलर हैं। एक पिलर तो ये है जी, और दूसरा पिलर मेरे भैया ये वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। ये 2 पिलर हैं आपके। ये तो आपका जीके जनरल नॉलेज का है, और ये आपका सब्जेक्ट का है। ठीक है, इसमें तो साहित्य और व्याकरण होगा, और इसमें आपको करंट जीके को छोड़ करके जो आपका जनरल नॉलेज है वो होगा। ये क्या है कि स्टैटिक पार्ट है आपके स्टडी मटेरियल का, आपके सिलेबस का। इसमें बहुत कम चीज़ें हैं, इसमें तो संभावना नहीं के बराबर है, 0% है। तो चीज़ बदल गई। जो 10 साल पहले ग्रामर और साहित्य था वही आज है, तो इसमें तो चेंजेस की कोई संभावना नहीं है। ये तो स्टैटिक है, एकदम से स्टैटिक है। इसलिए तो 135 तक बच्चे कर देते हैं, 140 तक पहुंच जाते हैं बच्चे। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि इसमें बदलाव नहीं है, कुछ बदला नहीं है। उसने 3 साल पहले जो साहित्य व्याकरण पढ़ा वही तो अब है, तो इसलिए तो बच्चे 140 तक पहुंच जाते हैं, है ना। SST के बच्चे नहीं जा पाते, क्योंकि उसमें हर साल चेंज हो जाता है, बजट चेंज हो जाता है, इकोनॉमी चेंज हो जाती है ना, ज्योग्राफिकल चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो क्या होता है, हाँ, तो ये तो 2 पिलर हैं। इनकी खास बात ये है कि आप जितनी एनर्जी इन पे लगाओगे, बदले में परिणाम उतना ही देंगे आपको। यहाँ पर आप अगर जितना एफर्ट्स लगाओगे उतने ही आपके अंक मिलना तय है। अब मान लो कि आपका ऐसा मानना है कि हमने दोनों पिलर बड़े अच्छे ढंग से तैयार कर लिए और अब तो कोई कंफ्यूज नहीं है, हमारी नौकरी पक्की है, सेकंड ग्रेड में टॉप रैंक से पास हो जाएंगे, ऐसा सबके मन में विचार आता है। और मैंने सामान्य तो देखा भी है कि हम देखते हैं कि कहते हैं कि अरे यार बच्चे ने स्टडी बहुत की, यार कितना गहन अध्ययन किया, इस बच्चे जितना कोई पढ़ ही नहीं सकता, कितनी शानदार पढ़ाई की, लेकिन यार इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, यार कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ इसका, ये इसकी कृपा कहाँ अटक गई,
ऐसा सामान्य देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहता। इसकी भी एक वजह है। क्या वजह है कि ये स्टैटिक पार्ट है, ये सबका इक्वल होगा। जो बच्चा सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे रहा है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, वो सब चीज़ों को पीने के लिए तैयार है, वो पिएगा, इन चीज़ों को वो छोड़ेगा नहीं। इस स्टैटिक पार्ट में कहीं कोई मतलब चांस लेने की स्थिति में नहीं है, कोई नहीं छोड़ेगा, अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करेगा। और सच बात यह है कि ये दोनों पिलर भी अपना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देंगे आपको। अगर आपने साहित्य और व्याकरण को पढ़ लिया तो ये साहित्य और व्याकरण आपके साथ दगाबाजी नहीं करेगा, उतना ही अंक आपको देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए 140 तक बच्चे पहुँच जाते हैं। तो फिर कृपा अटकते कहाँ, उस कृपा की बात करते हैं अपन। ये कहाँ अटक जाती है कभी कभी, इसका भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि आपके दो पार्ट और हैं। एक तो है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, लॉजी, ये मनोविज्ञान है, और एक है आपका टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। लॉजी ये शिक्षण विधि हो गई। आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहम रोल इन्हीं का है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपके सिलेक्शन को कोई प्रभावित करता है तो ये दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, और यही तय करती हैं कि आपकी रैंक क्या होगी, आप कट ऑफ से ऊपर होंगे कि नीचे होंगी, लगभग ये तय करती हैं। और इसमें भी सामान्यतः मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा, अरे मनोविज्ञान की मैंने एक बहुत शानदार बुक खरीदी है, 200 पेज की है, मैं 10 दिन में तैयार कर दूंगा, फिर इसका रिवीजन कर लूँगा, फिर एग्जाम से 10 दिन पहले रिवीजन कर लूँगा। ये सामान्य मनोवृत्ति है बच्चों की। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि आप इस तरीके से पढ़ो इसको, क्योंकि अगर आप इसको रट लोगे साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को, तो 20 में से 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। 10 कौन सी क्वेश्चन की, कोई सिद्धांत पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ली, कोई डेफिनेशन पूछ ली, है ना, ये चीज़ें कर लोगे आप। लेकिन जो 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, शेष 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अप्लाइड होंगे, वो परीक्षा जो पैटर्न है, वो जो पेपर सेटर है, वो चाहेगा कि इस मनोविज्ञान को जो बच्चा पढ़ रहा है, इस साइकोलॉजी को बच्चे ने पढ़ा है, वो लोगों में अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। वो जो साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो वो क्लासरूम के 40 बच्चों पर अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास में सिचुएशन इस कंडीशन में हो, आप ये ऐसी स्थिति है, तो इस तरीके से आप निर्णय लेने की स्थिति में हो कि नहीं हो, है ना। वो अप्लाइड क्वेश्चन है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो जो 10 क्वेश्चन अप्लाइड आते हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो रटने से, गाइड पढ़ने से आपके ठीक किसी भी हाल में नहीं होंगे। इसके लिए सर क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि आप साइकोलॉजी को चाहे 20 मिनट ही पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, और एक रेशनलिज्म डेवलप करो अपने दिमाग में। आप तर्कवादी बनो इसमें। अच्छा, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत अगर है तो ये किस तरीके से लोगों में अप्लाई हो सकता है? क्योंकि मनोविज्ञान है, मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो आप, और मानव व्यवहार हर समय हर परिस्थिति में बदलता रहता है, और बदली हुई परिस्थितियों में आप दक्ष हो। आप अगले की आंखों को पढ़ करके, आप स्टूडेंट की आंखों को पढ़ करके मतलब पता लगा लो कि हाँ यार ये समस्या है। वही तो मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये इसके लिए आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप 20 मिनट ही पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो और इसको अप्लाइड बनाने की कोशिश करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड बनाने की कोशिश करो। अगर अप्लाइड बना दोगे तो ये अप्लाइड क्वेश्चन जो 10 आएंगे ना, ये आप आसानी से कर जाओगे, जो कि एक रट्टू बच्चे के बस की बात नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर भी अप्लाइड क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन ये अप्लाइड मामला है पूरा। और यहाँ पर एक पेपर सेटर देखेगा कि बच्चे ने पढ़ा है कि रटा है कि समझा है ना। यहाँ पर सिर्फ समझ काम करेगी आपकी साइकोलॉजी में। नेक्स्ट पार्ट है शिक्षण विधि। आप जानते हो कि समय बदल चुका है, तकनीकी युग है, डिजिटल का युग है, और इस युग में टीचिंग मेथड का अहम रोल है ना। आपका टीचिंग मेथड इस तरीके का हो कि आप 40 बच्चों को बिल्कुल एक खुशमय वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में उनको ट्रीट कर सको, और बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुन लें और बच्चों का अधिगम हो जाए। ऐसी टेक्निक्स आपको डेवलप करनी होंगी। तो टीचिंग मेथड में, शिक्षण विधियों में भी क्या करना है आपको? रोज़ अध्ययन करना होगा, और रोज़ स्टडी करके, प्रतिदिन दैनिक स्टडी करके आपको इसमें अप्लाइड टाइप का मतलब
दिमाग बनाना होगा कि इन चीज़ों को अपन अप्लाइड कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें सामान्य बच्चों पर लागू हो सकती हैं ना। तो इनको ये रटने की चीज़ें नहीं है, समझ की चीज़ें हैं। जैसे मेरे को एक एग्ज़ाम का याद आ रहा है कि बहुत अच्छा अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया कि भैया 2+5 लिखा आपने, ऐसा लिखा है, और इस ब्लैक बोर्ड पर आपने ऐसा लिखा। इसी समय प्राचार्य जी हैं वो आपका इंस्पेक्शन करने आ गए, तो शिक्षण के कौन से सोपान में थे आप? आपका जो लेसन प्लान था उसमें कौन से सोपान में खड़े थे आप जब आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा? ये होता है अप्लाइड क्वेश्चन। और इसी तरीके का आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछना चाहेगा। अगर वो पूछ ले आपसे कि आप संस्कृत पढ़ा रहे हो और आपने एक चार्ट दिखाया है, शिक्षण के कौन से सोपान में थे आप, ठीक है ना। आप कठिन शब्दों का काठिन्य निवारण कर रहे हो, तो कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज करके आप ये सब पढ़ा रहे हो, तो इन चीज़ों को आपको अप्लाइड बनाना होगा। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन लगभग अप्लाइड आएंगे, जो कि समझ वाला बच्चा ही अटेम्प्ट कर पाएगा। और ये 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं, ये 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके इस एक पूरे प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। और मैं अभी आने से पहले मैंने कट ऑफ देखी थी, तो लगभग 375 और 376 ऐसी 2 सालों की मैंने कट ऑफ देखी। 2 बार एग्ज़ाम हुई थी, वो कट ऑफ इतने मार्क्स पर अटकी थी, 375 और 376, ठीक है। इसी के लगभग रहेगी। लगभग 2016 का ये 75 वाला तो शायद 2016 में जिसके 375 नंबर आए थे वो पास था। 2018 में जिसके 376 थे वो पास था। और अपन कैलकुलेशन निकालें तो अगर कोई शास्त्री वाला बच्चा है वो 135 क्वेश्चन कर देता है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 270 नंबर तो ये लिया है बच्चा। और मैं वही मेथड अप्लाई करता हूँ जो मैंने बताया है। और यहाँ पर बच्चे ने लगभग 60 क्वेश्चन कर दिए एवरेज, 120 नंबर ये हो गए, ठीक है। अपन जोड़ते हैं 390, ठीक है। कितने नंबर कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा हो गए? अपने लगभग 14 या 15 नंबर ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने बताया था कि शास्त्री वालों की स्थिति ये रहती है। इसमें 60 बताया तो इसमें एवरेज ये मान लो कि 56 पर रहता है, कोई 57 पर रहता है, लेकिन रहता यही है। यहाँ पर ये स्कोर रहता है लगभग। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बच्चे हैं वो संस्कृत में 135 के लगभग जाते हैं, ऊपर ही जाते हैं लगभग। आप जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे बात कर सकते हैं इस विषय में। लेकिन जीके में भी ये स्थिति है, 55 और 60 के बीच में रहते हैं, और दोनों का योग करोगे तो वो यहीं आके ठहरेगा। वही बीए वालों पर बात करते हैं, सामान्य संस्कृत वालों पर, कि वो बच्चा ये देख लो आप 65 से ऊपर ही रहेगा जनरल नॉलेज में, और वो इधर 100 ये मतलब कितना हो गया 130 नंबर हो गए, और इधर वो बच्चा 130 मार देता है, तो कितने हो जाएंगे 260। मामला बैठा कि नहीं बैठा? 0 9 390 वही मामला है। मैंने 125 से 132 बताए थे, तो एवरेज निकाल लो बीच में, लगभग 127-28 क्वेश्चन करेगा सामान्य संस्कृत वाला बच्चा, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। ये सब मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे प्यारे मित्रों, जो मैंने अब तक के अनुभव से प्राप्त किए हैं। ये मेरे निष्कर्ष थे जो भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, चाहे वो राशन प्रशासनिक सेवा के हो, चाहे संस्कृत से जुड़ी हुई एग्ज़ाम हो। उन सबको एग्ज़ाम्स को देने के बाद में, पेपर को पढ़ने के बाद में, आपके हर एग्ज़ाम के पेपर को पढ़ने के बाद में, रिजल्ट के बाद में, हर बार मैं एनालिसिस करता हूँ और निष्कर्ष ये निकालता हूँ जो मैंने आपके सामने बताए हैं। ये सारी डिवाइस हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो आगामी तैयारी का समय है उसमें यूज़ करोगे और आपकी सफलता तय है। हम एक कल जादुई क्लास के साथ मिलेंगे, जो कि संज्ञा प्रकरण की क्लास होगी, आपके जीवन की, आपकी आंखें खोल देने वाली क्लास होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप ज़रूर उस क्लास को देखिए। और ये दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज का मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें भी एक बात है कि मैं भी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, और वीडियो को स्टार्ट कर लिया, देख लिया, अच्छा लग गया, पहले
लाइक्स बाद में कर देंगे, शेयर बाद में कर देंगे, सब्सक्राइब बाद में, ऐसा मेरे भी मनोवर्ती सामान्य टेंडेंसी रहती है। फिर लास्ट में बहुत अच्छा है सारे नोट्स बना लेता हूँ, फिर उसको भूल जाता हूँ, लाइक करना भूल जाता हूँ, शेयर करना भूल जाता हूँ, है ना। आपको पता है कि बांटने से खुशियाँ मिलती हैं, तो इसको खूब बांटिए। अगर आपको अच्छा लगा मेरा ऑब्जर्वेशन, ये ऑनलाइन मेरा पहला वीडियो ही था, मैंने ऑफलाइन खूब बच्चों को पढ़ाया है, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड को, UGC नेट, इन सबको खूब पढ़ाया है, लेकिन आज कैमरे के सामने मैं पहली बार आया हूँ। हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेजिटेशन हुई होगी, कोई बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन कुल मिला के मैंने ठीक ठाक सा मेरे हिसाब से पेश किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर मेरा निवेदन है कि इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, खुशियाँ बांट लें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि संज्ञा प्रकरण वाला कल जो टॉपिक है ना, वो आपके सामने तुरंत आ जाए, अर्ली मॉर्निंग आ जाए, और उस टॉपिक से को पढ़ करके आपको पता लगेगा कि वास्तविक स्टडी क्या होती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स क्या होता है, और लक्ष्य से निर्देशित तैयारी क्या होती है। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय संस्कृत। धन्यवाद।